आसिफा ऑटो से तो उतर चुकी थी, पर उसका ध्यान आफताब पर नहीं गया था। आफताब उसके ठीक पीछे खड़ा तसल्ली से उसके पलटने का वेट कर रहा था। मन्नू भी टैक्सी वाले को पेमेंट कर आराम से इस मोमेंट का मजा लेने के लिए तैयार था। जब से मन्नू को जेल हुई थी, तब से उसके मन में चीटिंग करने वाली लड़कियों के प्रति मन में अलग ही नफरत बनने लगी थी। जेल से पहले उसका एम था कि वो हर शहर में एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा, पर अब झूठे केस में जेल होने के बाद मनु का नया एम था कि वो हर शहर की चीटर लड़की को सबक सिखाएगा। अंशिका की मासूमियत की वजह से उसको तो मनु ने माफ कर दिया था, पर आसिफा की इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी। आसिफा ऑटो वाले को कैश देकर जैसे ही पलटी, उसके हाथ से उसका पर्स छूट गया। सलाम मोहतरमा, सब खैरियत? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम बाहर कैसे? तभी आसिफा की नजर मन्नू पर पड़ी। मन्नू ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे सामने कोई हॉरर कॉमेडी फिल्म चल रही हो। अरे, मुझे तो लगा आप मुझे देखकर खुश होंगे, शाबाशी देंगी। क्यों? लिसन, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं चलती हूँ। बातों के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा जाने मन। वो क्या है ना कि जो गाना तुम अपने नाम से प्रमोट कर रही हो वो आफताब का है। जबरदस्ती? कौन कहता है कि वो गाना इसका है? कॉपीराइट ऑफिस कहता है। आफताब वो गाना स्टूडियो को देने से पहले ही रजिस्टर करा चुका था। आसिफा के साथ साथ आफताब भी चौंक गया। ऐसे कैसे हो सकता था कि उसने गाना रजिस्टर करवा भी लिया और उसे याद भी नहीं। ये SWA का मेंबर भी नहीं है, ऐसे कैसे रजिस्टर हो गया? हर जगह आपका ब्लफ नहीं चलेगा मिस्टर। ब्लफ होता तो डाउट की गुंजाइश नहीं होती डार्लिंग। एक काम करते हैं, यही पास में एक कैफे है, वहाँ बैठते हैं, आराम से बात करते हैं। हो सकता है इसमें तुम्हारा भी कोई फायदा हो जाए। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने सुना था, पर असल में वो ब्लफ था। तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। विशाल स्टूडियोज में तुम लेट मी गेस अपनी पेमेंट लेने आई हो या काम मांगने आई हो? आसिफा के चेहरे का रंग उड़ गया। मनु ने ये चेंजेस बड़ी जल्दी कैच किए। उसका तुक्का सही निशाने पर लगा था। आसिफा का ऑटो वाला जा चुका था, पर मन्नू की कैब अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने दोनों को बैठने का इशारा किया और ड्राइवर से कोई नियरेस्ट कैफे चलने के लिए कहा। आसिफा और आफताब एक तरफ बैठे थे और मन्नू उनके सामने बैठा था। कोई दूर से देखता तो उसे यही लगता कि एक डायरेक्टर या राइटर न्यू एक्टर्स को स्टोरी ब्रीफ देने आया होगा। आपसे किसने कहा कि मेरे पास काम नहीं है? सुहाना ने? हाँ भी नहीं भी। मतलब कि सुहाना ने मुंह से नहीं कहा, पर उसका तुम्हारे साथ ना होना इस बात की तरफ इशारा था कि वो अब तुम्हारे लिए जॉब नहीं कर रही। वन थिंग। सेकंड, तुम्हारा ऑटो में आना। जब आफताब विशाल स्टूडियोज के लिए काम कर रहा था तब उसे शुरुआत में ही गाड़ी मिल गई थी, लेकिन तुम तो ऑटो से आई। अब तुम बताओ हुआ क्या? अचानक तुम्हारा डिमोशन क्यों हो गया? आसिफा कुछ देर आफताब का मुंह देखने लगी, फिर मन्नू की तरफ ऐसे देखा जैसे आंखों ही आंखों में तारीफ कर रही हो। उस मीरा की वजह से एक मामूली सी सिंगर थी, उसने ऐसी नौटंकी मचाई कि मेरे लिए स्टूडियो में बने रहना मुश्किल हो गया। अब मन्नू अंदर तक हिल गया। वो जानता था कि मीरा किसी सॉन्ग के लिए मुंबई आई थी, लेकिन शिवानी को ब्लड डोनेट करने के लिए उसने मीरा को जबरदस्ती गोरखपुर भेज दिया था। वो कोशिश करने लगा कि उसके बदले हुए एक्सप्रेशंस आसिफा को नजर ना आए, पर आफताब मुस्कुराने लगा। उसकी निगाह बहुत तेज थी। उसने क्या किया बताओ तो। बताऊंगी, पहले ये बताओ कि जब आफताब के पास SWA की मेंबरशिप ही नहीं है तो इसने रजिस्टर कैसे कर लिया? बताओ आफताब, तुम्हारा सॉन्ग कहाँ से रजिस्टर हो गया? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। शायद मन्नू साहब ने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए ब्लफ खेला था। क्यों मन्नू साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कलाकार आदमी हो आफताब, तुम करते हो भूल जाते हो, लेकिन मेरा काम इंस्पेक्शन का है। तुमने फ्लाइट में मुझे अपने एक कविता संग्रह के बारे में बताया था ना? हाँ, वो तो मेरठ में रहते हुए पब्लिश हुई थी। उसे तो किसी ने पढ़ा भी नहीं। उसमें मेरे साथ 5 और पोएट्स थे जिनकी पोएम्स पब्लिश हुई थी। ग्रेट। अब उस कलेक्शन का ई बुक वर्जन आ चुका है और उसमें जो तुम्हारी थर्ड पोएट्री है
उसके वर्ड्स और आसिफा के पहले सॉन्ग के लिरिक्स 80% मैच करते हैं। देखो। मन्नू ने मोबाइल स्क्रीन आफताब के सामने की। व्हाट नॉनसेंस, ऐसा नहीं होता। मैंने जो सॉन्ग लिखा है वो SWA से रजिस्टर्ड है। तुम बच्चे लोग सोचते हो कि मोबाइल और इंटरनेट से पहले दुनिया ही नहीं थी। माय डियर, एज पर द कॉपीराइट एक्ट 1957 अगर कोई कंटेंट पब्लिश हो चुका है और उसमें ISBN मेंशन्ड है तो वो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट प्रोटेक्ट हो जाता है। आसिफा पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। इससे क्या साबित होगा? यही कि अब आफताब तुम पर केस लगाएगा और तुम 15 दिन में कोर्ट में हाजिरी लगाओगी। इसके साथ ही साथ तुम्हें पहले सॉन्ग की कमाई आफताब को देनी होगी, जो तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम पहले ही खर्च कर चुकी हो। आसिफा ने बुरा सा मुंह बनाया। यही तो मुसीबत है। पहले सॉन्ग के लिए मुझे विशाल स्टूडियो से कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि क्रेडिट दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अरे पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही उन्हें सबक मिला। उन्होंने मुझे 5 गानों के लिए प्रॉमिस किया, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करवाया। पहला सॉन्ग क्योंकि तुम्हारा था, इसीलिए उसका क्रेडिट देकर ही मुझ पर एहसान जता दिया। दूसरा मुझे मिला था, वो रिकॉर्ड भी हो गया था, पर उसमें कुछ चेंजेस होने थे। वैसे तो मीरा ने सॉन्ग अच्छा गाया था। उसे रातों रात दिल्ली से मुंबई बुलाया था, लेकिन फिर एक मीटिंग होनी थी। मीरा वो मीटिंग बीच में ही छोड़कर भाग गई। उसकी वजह से विशाल सर को लगा कि मेरे लिरिक्स में प्रॉब्लम थी, इसीलिए मीरा ने गाना छोड़ दिया। वो वैसे भी आधे टाइम सनक में ही रहते हैं। उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया है कि जब तक मैं 5 सॉन्ग सबमिट नहीं करती तब तक मेरी कोई पेमेंट नहीं होगी। ओह, और मीरा का क्या हुआ? वो कहाँ गई? क्या पता, उसका फोन भी नहीं लग रहा। उसकी फैमिली को भी कांटेक्ट किया, पर उन्हें भी नहीं पता कि मीरा कहाँ है। वो मिल जाए ना एक बार, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगी उसे। उधर मीरा इंदौर के एक छोटे से होटल में बेड पर पड़ी पंखे को देख रही थी। वो खुद नहीं जानती थी कि वो कहाँ है। उसके पास बैठी रुचि उदास मुंह बनाए थी। शिवानी भी सर पकड़कर बेड पर बैठी थी। शिवानी के साथ एक हट्टी कट्टी लड़की सैलेड खा रही थी। उसने रिसेप्शन पर फोन लगा के ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए सिर्फ सैलेड मंगवाया था। ओ लड़कियों, मुंह लटका के बैठने से क्या होगा? इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं ले जा सकते। क्यों भाई, हॉस्पिटल में हड़ताल चल रही है? शिवानी ने रुचि की तरफ देखा। रुचि ना में सर हिलाने लगी। तान्या समझ गई। रे, डर क्यों रही हो? पुलिस से भागी भागी फिर रही हो क्या? रुचि ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। क्यों, क्या कांड करके आई हो? रुचि ने फिर शिवानी की तरफ देखा। ये एक दूसरे का मुंह देखना बंद करो, मैं बता रही हूँ। इतना जोर का चांटा मारूंगी ना, अपना थोबड़ा देखने से तौबा कर लोगी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ने कुछ नहीं किया, मैंने किया है जो किया है। तान्या ने एक और खीरे का टुकड़ा उठाया। अरे क्या किया है दीदी, बोल तो सही। एक मर्डर किया है। आदमी को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंका है। तान्या ऊपर से नीचे तक हिल गई। ऐसे जवाब की उसे उम्मीद नहीं थी। तान्या ने खीरे का टुकड़ा वापस रख दिया। वो उठी और शिवानी के पास आकर बैठी और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, तू घबरा मत, मैं जानती हूँ ये केस। तुझे छेड़ रहा था ना वो छिछोड़ा, बिल्कुल सही हुआ उसके साथ, बिल्कुल सही किया। मुझे नहीं, मीरा को, इसे छेड़ा था। सिर्फ छेड़ने से प्रेग्नेंट हो गई है? रुचि ने अपने सर पर हाथ मारा। कुछ भी मत बोलो अब। मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन इसका टेस्ट करवाना तो जरूरी है ना। अभी तो चलो बाथरूम में बेहोश हुई, मैं आ गई, मैंने दरवाजा तोड़ दिया। सपोज करो ये सड़क पे होश खो बैठती, फिर संभालना मुश्किल हो जाता ना। संभालना तो अब भी मुश्किल ही होगा। मुझे लगता है इसको इसके पति के पास भेजना होगा। लो भाई, इसके साथ इसका पति है, फिर भी तू इसे साथ लिए घूम रही है। प्रॉब्लम तो यही है कि इसका पति सिर्फ इसका नहीं है। अरे तो क्या 4 शादी कर चुका है? शिवानी ने तान्या को घूर के देखा। अरे मेरा मतलब है कि कितना भी लंपट है वो, पर इस हालत में अपनी बीवी का ध्यान तो रखना होगा ना उसे। रुचि इतनी देर से कुछ नहीं बोल रही थी। वो धीरे से शिवानी के पास आई और उसके कान में बोली, दीदी, मीरा दी का बच्चा जरूरी थोड़ी है कि मन्नू जी का ही हो।
क्या पता उस लड़के का हो जिसने गोरखपुर में इनके साथ। शिवानी की आंखें फैल गई। इस तरफ तो उसने सोचा ही नहीं था। भाई तुम दोनों की खुजर पुजर हो गई हो तो मुझे भी बता दो क्या करना है हमें। हम ही नहीं, मुझे। आपने बहुत मदद की हमारी, तानिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब आप जाइए, हम यहाँ से मैनेज कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे मैनेज कर लेगी? हॉस्पिटल तू जा न सकती, ये यहाँ पर टिक के रह न सकती, पुलिस कभी भी इस घर आ जाएगी, फिर इसमें मैनेज क्या करेगी तू? शिवानी ने अपना सर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कैसे भी करूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों हमारी मदद करना चाहती हो? क्योंकि मैं भी एक आदमी से चूतिया कटवा के आई हूँ। मुझे नफरत हो गई है इन मर्दों से। मैंने जब तुम तीनों को यहाँ होटल में घुसते देखा था, मुझे तभी डाउट हो गया था कि तुम वो ट्रेन वाली लड़कियां हो। शिवानी ने एकदम से तान्या की तरफ देखा। वो शॉक्ड हो गई थी। पर हम तो बुर्का पहने थी। तुम तिरपाल पहन लो फिर भी पकड़ी ही जाती। तुम्हारे पैरों में हल्की हल्की लाली लगी है, इसे हमारे यहाँ अलता कहते हैं। ये तो हम लोगों में ही लगता है। फिर तुम्हारी चाल देखकर भी पता लग रहा था कि जिंदगी में पहली बार बुर्का पहनी हूँ। शिवानी ने अपने पैर देखे। जब वो भैया जी के घर पर रह रही थी तब उनकी पत्नी ने आलता लगाया था। इसके बाद से हॉस्पिटल होटल करते करते उसे ठीक से नहाने धोने का मौका ही नहीं मिला था कि वो पैर का रंग छुड़ा पाती। बहुत चालाक हो आप। इंदौर के लोग ऐसे ही जासूस होते हैं क्या? नहीं नहीं, इंदौरी तो बहुत सीधे होते हैं, पर मैं इंदौरी हूँ नहीं, मैं तो ग्वालियर की हूँ। फिर इंदौर में क्या कर रही हो? तान्या मुस्कुराई और मोबाइल गैलरी में कुछ ढूंढने लगी। फिर एक फोटो दिखाने शिवानी के पास आई और बोली, इसको पहचानती हो?